पिछली क्लास में आप लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लिया था। आज हम लोग जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन से आगे बढ़ते हैं। देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के हमने लास्ट टाइम में ही देख ली थी कि डेफिनेशन क्या होती है। अगर सभी रजिस्टर्स के फर्स्ट एंड एक पॉइंट पे बंधे हुए हों और बाकी सब रजिस्टर के सेकेंड एंड दूसरे एंड पे बंधे हुए हों, तो इसे हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। डिफाइन करते हैं, फिर डेरिवेशन करते हैं। In parallel combination, first end of all registers is connected at one end and second end connected at other end. Full stop. ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन। अब हम लोग उसका डेरिवेशन कर लेते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स की वैल्यू क्या होती है। डेरिवेशन के लिए हम हर बार स्टेटमेंट लिखते हैं। आपके पास आप लिखेंगे 3 रजिस्टर्स हैं पैरेलल में और वो एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। कंसीडर 3 रजिस्टर्स ऑफ R1, R2, R3 रेजिस्टेंस connected in parallel with each other। आपस में पैरेलल तो हैं ये लोग, बैटरी के साथ भी पैरेलल में, with each other and with battery of V potential difference। अब आगे, जब भी हमने लास्ट क्लास में डेरिवेशन किया था तो हमने क्या लिखा था? सीरीज में करंट रहता सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है। यहाँ पैरेलल है, यहाँ क्या हो रहा होगा देखते हैं ज़रा। यहाँ हो रहा है क्योंकि ये जो सभी रजिस्टर्स हैं वो एकदम पैरेलल में जुड़े हुए हैं बैटरी के साथ। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस सभी के पास V रहने वाला है। बट क्योंकि आपको यहाँ पर मिल रहा है ऑप्शनल पाथ करंट का, सपोज करो बैटरी से करंट आ रहा है, क्योंकि आपको ऑप्शनल पाथ मिल रहा है यहाँ पर 3-3, तो करंट आपका सब में डिवाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दी रजिस्टेंस। क्योंकि V तो सेम है आपका, R वेरी कर रहा है, तो ओम्स लॉ कहता है ना भाई, V कांस्टेंट रख दिया तो अगर R डिफरेंट है करंट भी डिफरेंट होगा, तो सब में डिफरेंट डिफरेंट करंट आ रहा होगा। इन तीनों करंट्स की वैल्यू जो करंट बैटरी से आ रहा है उसके बराबर होगा। तो जितना करंट आ रहा है उतना ही डिवाइड हो रहा है। ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप? सिंस रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, रजिस्टर्स आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, सो V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस across each register will remain same। बट करंट को क्या होगा? बट ड्यू टू ऑप्शनल पाथ, क्योंकि आपने ऑप्शनल पाथ प्रोवाइड करे हैं, करंट विल डिवाइड किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस तो आप इसका रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। तो मैंने बताया आपको अभी कि ये तीनों पैरेलल में है, क्योंकि तीनों आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो सबके पास पोटेंशियल डिफरेंस V आएगा। बट क्योंकि यहाँ पर ऑप्शनल पाथ बट रहे हैं करंट के लिए, तो करंट विल डिवाइड अकॉर्डिंग टू दी रेजिस्टेंस। तो जितना करंट बैटरी से जा रहा है
टोटल करंट जो आपका बैटरी से जा रहा है, वैल्यू कितनी होगी उसकी, I1 I2 I3 के बराबर। टोटल करंट तीनों में डिवाइड हो रहा है रजिस्टर्स में, तो इसके बराबर होगा। अब क्या करेंगे, बस ओम्स लॉ यूज करेंगे। ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर। तो I कितना होता है ओम्स लॉ से, V अपॉन, पुट करिए, I के बदले लिखेंगे आप V बाय आर, ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। I1 के बदले क्या लिखोगे आप लोग, V बाय R1, I2 के बदले V बाय R2, I3 के बदले V बाय R3। V सेम इसलिए क्योंकि आपका पैरेलल है, V कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन R1 R2 R3, V से V गायब कर दो, तो आपका नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, 1 अपॉन R1 R2 R3। देख रहे हो आप फर्क क्या आ रहा है, सीरीज में आपका रेजिस्टेंस ऐड होता था, पैरेलल में आपका ऐड नहीं हो रहा, रेसिप्रोकल ऐड हो रहा है, दैट इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या होता है, दी रिजल्टेंट, जो आपका रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, सॉरी ऐसे लिखो, दी रेसिप्रोकल of resultant resistance is equal to sum of reciprocal of all या individual resistors या रेजिस्टेंसेस। ये पूरा हो गया। अब ये तो हमने देख लिया पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो डेरिवेशन आपको आने चाहिए एग्जाम के पॉइंट से। अब इसमें ये आता है कि ना हमने सीरीज ही पढ़ लिया और पैरेलल कॉम्बिनेशन ही पढ़ लिया। अब कुछ ना डिसएडवांटेज होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के, वो समझते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन कंपेयर टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। कंपेयर टू पैरेलल, सीरीज में कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, आपको पता होगा। देख, तो डिसएडवांटेज देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के। सीरीज में ये देखो आपको सामने दिख रहा है, इस बल्ब का फर्स्ट एंड सेकंड एंड, इसका फर्स्ट एंड सेकंड एंड, तो इसका सेकंड एंड इसके फर्स्ट से जुड़ रहा है, इसका सेकंड एंड इसके फर्स्ट से जुड़ रहा है, तो आपको दिख रहा है सामने ये सीरीज कॉम्बिनेशन। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि सीरीज में डिसएडवांटेज क्या है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्योंकि सब लोग, आपने पढ़ा है पिछली क्लास में, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है, R1 R2 R3। सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होता है, सपोज करो इसका रेजिस्टेंस 10 ओम था, इसका 20, इसका 30, तो नेट कितना आएगा 60। रेजिस्टेंस बढ़ता है भाई सीरीज में, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ता है सीरीज में, तो ओवरऑल करंट कितना होगा, कम हो जाएगा ओम्स लॉ के हिसाब से। ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, आई कितना है V अपॉन आर। रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट कम नहीं हो जाएगा, करंट कम होने से क्या ये बल्ब अच्छे से ग्लो करेंगे, नहीं। तो पहला डिसएडवांटेज हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ने से ओवरऑल जो आउटपुट होता है इन डिवाइसेस का वो हमें कम मिलता है, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। नंबर सेकंड डिसएडवांटेज, सीरीज में क्या होता है आपका, वोल्टेज डिवाइड होती है। आपको पता है, आपने लास्ट क्लास में डेरिवेशन किया था, सीरीज में वोल्टेज इतनी हो जाती है, V1 V2 V3। पैरेलल में करंट होता है डिवाइड, I1 I2 I3, आपने डेरिवेशन किया है पिछली क्लास में। तो क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है, आपको बताया भी रखा है मैंने पहले भी, हमारे घर में 220 वोल्ट आती है जो हम लोग यूज़ करते हैं। आप लोग अभी देखना, जो आपके घर में डिवाइसेस होती है ना, बल्ब फैन, इस पर लिखा भी होता है 220 वोल्ट यूज़ करते हैं लोग। अगर आप सीरीज में लगाओगे सबको
सबको प्रॉपर 220 वोल्ट नहीं मिलेगी, तो इनका ग्लोइंग जो है, जो इनकी एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, तो वोल्टेज भी कम मिलती है यहाँ पर। थर्ड, स्विच एक होता है जी, इन सब का आपने स्विच एक ही तो लगा रखा है सीरीज में, क्योंकि सबका स्विच एक ही है तो सब लोग साथ साथ ही ऑन होंगे, साथ साथ ही ऑफ होंगे, तो एक प्रॉब्लम बन जाती है हमारे लिए। आप किसी को सेपरेटली ऑन ऑफ नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम है। और एक और प्रॉब्लम है आपकी सीरीज में, मान लेते हैं ये अगर डिवाइस खराब हो गई काम करना, क्योंकि करंट तो आपका एक ही पाथ से जा रहा है, करंट के लिए पाथ तो एक ही है। इफ समहाउ एक डिवाइस आपकी खराब हो गई काम करने से, तो वो करंट को आगे जाने देगी नहीं, तो बाकी डिवाइस भी अपने आप ही खराब हो जाएगी। तो इफ वन डिवाइस गेट स्टॉप वर्किंग, अदर ऑल्सो स्टॉप वर्किंग, ये कुछ प्रॉब्लम्स होती है। लिखिए डिसएडवांटेज नंबर 1, इन सीरीज कॉम्बिनेशन the overall resistance in series combination, the overall resistance of the circuit increases too much, and hence the overall efficiency या आउटपुट ऑफ द सर्किट डिक्रीजेज, जो सर्किट से हमें आउटपुट मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है, वो कम मिलेगी, फिर सर्किट डिक्रीजेज। नंबर 2 डिसएडवांटेज आपका, इन सीरीज कॉम्बिनेशन दी एवरी डिवाइस, सब डिवाइस को क्या मिलती है 220 वोल्ट, डू नॉट गेट सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ब्रैकेट में लिखिएगा 220 वोल्ट जो चाहिए होती है उनको, एंड हेंस देयर आउटपुट डिक्रीज, जो उनकी एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। थर्ड, इन सीरीज all devices have same या one switch, so they cannot be turned on या off separately, इनको on off नहीं कर सकते। और आखिरी समस्या क्या होती है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर एक डिवाइस खराब हो गई, इफ वन डिवाइस स्टॉप्स वर्किंग, बाकी पे क्या फर्क पड़ेगा, अदर ऑल्सो स्टॉप वर्किंग, क्योंकि करंट तो भाई जाने के लिए की बात बना रखा है ना आपने। ये आपकी 4 हो जाएंगी लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस। अब हम लोग 2 टर्म डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं पावर क्या होती है इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, और इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। 2 टर्म्स डिस्कस करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं पावर से। पहले आप डेफिनेशन लिखो, फिर मैं दिखाता हूँ क्या है पावर का मतलब। पावर मीन्स the rate of consuming या dissipation of electric energy। क्या मतलब है कंज्यूम और डिसिपेशन का, समझते हैं? हाँ जी, तो पावर के बारे में ज़रा समझते हैं, पावर क्या होती है। सपोज करिए ये आपके पास बल्ब है, ठीक है। अब इसको जोड़ रखा है हमने एक बैटरी से। क्या करेगा बल्ब, ये इस बैटरी के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो करेगा इस बल्ब की तरफ, करंट फ्लो करेगा इस बल्ब की तरफ, करंट फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो करेगा इस बल्ब की तरफ, है ना। उससे क्या होगा, उससे ये बल्ब एनर्जी कुछ यूज करेगा। मैंने आपको बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में ही
कि हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी होती है। इसका मतलब है ये बल्ब कब ग्लो करेगा, जब इस बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की वजह से इसमें कुछ एनर्जी आएगी। अब उस एनर्जी को कितना कंज्यूम कर रहा है, कितना खा रहा है ये, या कितना उसको वेस्ट कर रहा है, डिसिपेट कर रहा है। ये बल्ब कितनी एनर्जी खा रहा है या कितना डिसिपेट कर रहा है पर यूनिट टाइम। मैंने आपको लिखवाया रेट है ना, रेट का मतलब होता है डिवाइड में टाइम, उसी को हम बोलते हैं पावर। तो कितना आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो या कितना आप एनर्जी डिसिपेट कर रहे हो। आपने देखा होगा जब अपने घर पे बल्ब यूज करते हो तो बल्ब थोड़ी देर बाद यूज करते करते गर्म हो जाता है। अपना कंप्यूटर यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, थोड़ी देर में गर्म हो जाता है। गर्म क्यों हो रहा है? वो कुछ डिसिपेट भी तो कर रहा है, वो कुछ कंज्यूम भी कर रहा है, कुछ बाहर भी निकल रहा है। कितना कंज्यूम या कितना डिसिपेट कर रहा है एनर्जी। एनर्जी को वर्क भी कहते हैं, W लिख रहा हूं पर यूनिट टाइम, उसी को हम पावर से डिनोट कर रहे हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है फिर हमारे पास? एनर्जी पर यूनिट टाइम। और एनर्जी को हम वर्क भी कह सकते हैं, आपने पढ़ा है 9th क्लास से ही, तो ये लिख दिया। अब हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क कितना हो जाएगा इस फॉर्मूले से? V इंटू क्यू। यहां पुट कर दो। पावर कितना बन गया? P। वर्क है वी क्यू, टाइम T होता है। ये बन गया फॉर्मूला आपका, नंबर 1 फॉर्मूला बन गया। नंबर 2 आपने पढ़ा है चार्ज अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग? करंट। सेकंड फॉर्मूला बन गया आपका। आपको पता है ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर। V के बदले ये पुट कर दीजिए, I इंटू आई, वी के बदले पुट कर दीजिए आई आर। तो I इंटू आई कितना हो जाएगा? I स्क्वायर R। अगला फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा, अगर मैं इसमें I लिखता, मैं इस फॉर्मूले में V नहीं यूज की वैल्यू पुट करता आई आर, मैं इस फॉर्मूले में V को रखता एज इट इज, मैं पुट करता यहाँ पर I की वैल्यू V अपॉन आर। इसी फॉर्मूले में क्या बनेगा? ये V है, I के बदले V अपॉन आर लिखा तो हो जाएगा V स्क्वायर बाय आर। ये एक और फॉर्मूला बन जाएगा। ये 4 फॉर्मूले बन सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में क्या पूछा जाए आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको याद हो क्लास 9th का, तो पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है क्लास 9 से? वॉट। जेम्स वॉट नाम के साइंटिस्ट के ऑनर में पावर को वॉट में नापते हैं। बट वॉट ना बहुत छोटी यूनिट होती है। हम जब बड़ी यूनिट की बात करते हैं पावर की, तो वो क्या होती है? बिगर यूनिट क्या होती है पावर की? किलोवाट। किलोवाट कितना होता है? 1 किलोवाट होता है आपका 1000 वॉट। एक और होती है आपकी HP, 746 वॉट। अब पावर के बाद आता है आपका टर्म इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये क्या होता है? बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब क्या है? देखिए अभी आपने देखा ना कि पावर के बारे में आपने देखा, पावर क्या होती है? कितनी रेट, कितने कितने रेट पे कोई एनर्जी यूज या डिसिपेट हो रही है, खर्च हो रही है, उसे पावर कहते हैं। अब आपके घर में देखा होगा आपने, बिजली का बिल आता है ना? तो वो बिजली का बिल कैसे निकाला जाता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल कभी पावर पे नहीं होता कैलकुलेट, वो होता है कितनी आपके घर में एनर्जी यूज हुई। तो मैंने बताया था इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ रहे हैं? एनर्जी हम पढ़ते हैं ना। तो जो हमारे घर में बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, वो बिल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी होता है कैलकुलेट, नॉट इन टर्म्स ऑफ पावर। इसीलिए मैं कह रहा हूं एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए। तो ये एनर्जी होती कितनी है? देखो अगर आप इस फॉर्मूले को देखो, पावर वाले को, मैंने बताया था ना, यही तो है एनर्जी हमारी।
कितनी एनर्जी हम पर यूनिट टाइम डिसिपेट या कंज्यूम कर रहे हैं, पावर होती है। तो ये एनर्जी है हमारी जो हमारे काम आएगी इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करने पे। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर यूज बाय अ डिवाइस मल्टीप्लाई बाय द टाइम फॉर विच इट इज यूज। कितने समय के लिए आपने कोई डिवाइस यूज करी, मल्टीप्लाई में कितना पावर यूज कर रही है वो डिवाइस, वो कहलाती है उसकी एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर टू द टाइम फॉर विच द इलेक्ट्रिक अप्लायंस, जो भी आपके घर में इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो यूज करा गया उतने समय के लिए। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना आपका? पावर इनटू टाइम। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब पावर की वैल्यू कितनी बनाई आपने वो पुट करते रहो। पावर का फॉर्मूला बनाया पीछे आपने नंबर 1 V इंटू आई, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये नंबर 1 फॉर्मूला हो गया आपके इलेक्ट्रिक एनर्जी का। फिर पीछे आपने बनाया पावर का एक और फॉर्मूला I²R, तो T से मल्टीप्लाई कर दो, या T से मल्टीप्लाई करना है। फिर आपने बनाया पीछे फॉर्मूला पावर का V²/R, T से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपके हो गए कुछ फॉर्मूले इलेक्ट्रिक एनर्जी। और एनर्जी को नापते किस यूनिट में? इस जूल। एनर्जी को नापने की यूनिट होती है जूल, या फिर आप कह सकते हो वॉट आर और वॉट आर। बट जूल या वॉट आर तो बहुत छोटी यूनिट है भाई। अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है उसके लिए हम किलो वॉट आर यूज करते हैं। वो होती है आपकी कमर्शियल यूनिट जो हम लार्ज स्केल पे यूज करते हैं। तो कमर्शियल यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की? इज किलो वॉट आर, या इसको हम लोग यूनिट्स भी कहते हैं, पता है, यूनिट्स भी कहते हैं। तब बात आती है कि किलो वॉट आर और जूल में रिलेशन क्या है। अब रिलेशन क्या है किलो वॉट आर में और जूल में? क्योंकि हमें तो पता है जूल होता है एनर्जी की यूनिट। अब किलो वॉट आर और इसमें रिलेशन क्या है? आपने 9th में पढ़ा है इसके बारे में, देखते हैं। बहुत सिंपल है। 1 किलो वॉट आर का मतलब क्या है? किलो वॉट आर जो है वो पावर इंटू टाइम का फॉर्मूला है ना। ये किलो वॉट आर पावर इंटू टाइम तो शो कर रहा है। यहाँ पर किलो वॉट क्या है? पावर, और आर मतलब है टाइम। किलो वॉट का मतलब पीछे लिखा भी हमने 1000 वॉट, और आर का मतलब क्या होता है? 1 आवर में होते हैं आपके 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स। तो वॉट और सेकंड को आप पीछे ले आओ। 1000, ये कितना हो जाएगा आपका? 3600 वॉट इंटू सेकेंड। अब वॉट का यूनिट क्या होता है? आपने आज देखा था अभी, वॉट जो है वो पावर की यूनिट होती है ना। और वॉट को हम एक और चीज से शो कर सकते हैं, क्योंकि वॉट पावर की यूनिट है और पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क को हम लोग जूल में करते हैं मेजर, टाइम करते हैं सेकंड में। मतलब वॉट का मतलब जूल अपॉन सेकंड भी होता है, क्योंकि वॉट है पावर की यूनिट और पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क होता है जूल, टाइम होता है सेकंड। तो वॉट जूल अपॉन सेकंड भी होता है। तो यहाँ पर वॉट के बदले क्या लिखोगे? जूल अपॉन सेकंड, और सेकंड से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो देखो रिलेशन बन गया ना जूल और किलो वॉट आर में। किलो वॉट को लिखा 1000 वॉट, वॉट को चेंज किया जूल अपॉन सेकंड से, आर को चेंज किया 60 इंटू 60 सेकेंड से, तो जूल में आ गया रिलेशन। इसे मल्टीप्लाई करो, 36 और 10⁵, 3 और 4 5 जूल आया।
थोड़ा सा और आपको मॉडिफाई करना है तो ये हो जाएगा 3.6। अगर आप यहाँ पर और यहाँ पर 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 10 से और यहाँ पर 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई, 36 को 10 से डिवाइड करोगे कितना आंसर आएगा 3.6, और 10 टू द पावर 5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 टू द पावर 6 आ जाएगा। तो रिलेशन क्या बना आपका 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट, इसे हम यूनिट भी कहते हैं ना, यूनिट्स, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होती है। इसमें एक टर्म रह गई हमारी, टर्म थी कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन आ गया अगर कि 1 वॉट पावर को डिफाइन करिए, कैसे करोगे? 1 वॉट पावर का मतलब क्या होता है? व्हेन 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क is done per second, in 1 second, the power used is 1 watt। तो ये आप खुद भी लिख सकते हो, मैंने बता दिया है कि 1 watt पावर कब होती है। फॉर्मूला वॉट का ये वाला है, तो आप बोलेंगे 1 watt पावर कब होगी, when 1 joule of energy or work is done in 1 second, power will be 1 watt। ये आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं चैप्टर की लास्ट हेडिंग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये तो आसान है बहुत, तो पढ़ाना भी हमने पीछे, एनर्जी वही है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसका मतलब जरा समझते हैं। देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है। अगर मैं एक हाई रेजिस्टेंस वायर में करंट पास करता हूँ तो क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस वायर में करंट पास करने की वजह से देखा गया है कि वो वायर जो होता है वो गर्म हो जाता है, इट बिकम्स हॉट एंड प्रोड्यूस हीट। हाई रेजिस्टेंस वायर पे मैंने करंट पास किया तो करंट पास करने से वो वायर हॉट हो जाता है और वो हीट प्रोड्यूस करता है। इसी फिनोमेना को बोल रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट दिया हाई रेजिस्टेंस वायर में तो वायर हीटअप हो गया, गर्म हो गया, इसको बोल रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका डेरिवेशन भी करते हैं। When current is passed through high resistance wire like nichrome, एक एलॉय होता है, तो क्या होगा, इट बिकम्स हॉट और फिर वो हीट निकलेगा, विच इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डेरिवेशन भी देखते हैं इसका, डेरिवेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डेरिवेशन एकदम सेम है जो पीछे आपने अभी डेरिवेशन किया है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक टर्म ही आ रहा है, तो पीछे आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी का डेरिवेशन किया वही सेम है। कैसे देखो, सपोज करिए जो मैंने आपको दिखाया था अभी इमेज, सपोज हमारे पास एक वायर है, सपोज वी हैव अ वायर ऑफ आर रेजिस्टेंस, मान लेते हैं उसका रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। लेट आई हमने क्या किया, करंट पास किया, passed in it for t time using V as potential difference of battery। मतलब क्या है कहने का मतलब ये है कि मैंने क्या किया, मैंने एक वायर लिया, इसका हाई रेजिस्टेंस है, इस वायर में मैंने क्या किया, करंट पास किया V वोल्ट की बैटरी से
आई करंट पास करा मैंने इसमें, कितने समय के लिए? टी टाइम के लिए। जब मैं करंट पास करूंगा इस वायर में, तो उस करंट की वजह से कितनी पावर ट्रांसमिट होगी, पहले वो निकालते हैं। पावर डिलीवर्ड इन दी वायर, कितनी हो रही है पावर डिलीवर्ड? पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। को पता है ना? या एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको और अच्छे से करते हैं। पावर होता है W अपॉन टी, पावर होता है W अपॉन टी। फिर हमें पता है यूजिंग V इज इक्वल टू W बाई क्यू, V होता है W बाई क्यू, तो W कितना होता है? V इंटू क्यू। ये यहाँ पुट करते हैं, ये पता है ना आपको, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क अपॉन चार्ज। W यहाँ पुट करते हैं, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला? फॉर्मूला बनेगा आपका पावर इज इक्वल टू W के बदले लिखोगे V क्यू अपॉन टाइम, और Q अपॉन टाइम कितना होता है? V इंटू आई, है ना? अब क्या करेंगे, हमें निकालना है या एक काम करते हैं, ये छोड़ो, ये नहीं करते अभी, इतना छोड़ देते हैं, V क्यू अपॉन टाइम, ठीक है? अच्छा चलो कर सकते थे वैसे तो, चलो छोड़ो, अब मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है? तो V क्यू अपॉन टी। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, मतलब मुझे निकालना है हीट का फॉर्मूला। हमने क्या पढ़ा है आपको भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में? करंट पास करने पे रेजिस्टेंस में क्या बनती है? हीट बनती है ना, और हीट एक एनर्जी ही तो होती है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और आपको मैंने पीछे बताया अभी आज कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इनटू टाइम। तो अगर मुझे हीट का फॉर्मूला निकालना है तो क्या करूंगा? P इंटू टी को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा मेरा? हीट H V इंटू क्यू, है ना? ये बन जाएगा। अब मैं यूज करता हूं यहां पर करंट का फॉर्मूला, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज कितना होता है? I इंटू टी, ये यहां पुट करता हूं, नंबर 1 फॉर्मूला बन गया। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा ये बन गया। अब यूज करते हैं यहाँ पर ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर, ये यहाँ पुट कर दीजिए। पहला फॉर्मूला ये है, अब V के बदले ये पुट कर दो, तो I इंटू आई हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, सेकेंड फॉर्मूला। दूसरा I होता है V अपॉन आर बी, यहाँ से तो ये I यहाँ पुट कर दो पहले वाले में, H हो जाएगा आपका V इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर टी। तो ये आपके हो जाएंगे हीट के फॉर्मूले। तो ये आपका हो गया। इसमें एक और टर्म आती है आपकी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब देखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट भी सेम ही तो है जो पढ़ा अभी हमने, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बस थोड़ा कहने का फर्क है। जूल साहब आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, जिन्होंने एनर्जी की यूनिट दी थी हमें, जूल ना, जूल एक साइंटिस्ट का नेम है। उन्होंने कहा था हीट प्रोड्यूस इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। हीट वायर में कितनी बनेगी वो करंट के स्क्वायर पर डिपेंड करती है, उनका इतना लॉ था, इसी को उन्होंने लॉ बना दिया। और फिर ये भी कहते हैं वो, ऑल्सो हीट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस ऑफ वायर एंड टाइम, कितने समय के लिए आपने करंट पास किया। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ heat produced in a wire is directly proportional to square of current. Number 1.
also also heat also depends on, also heat depends upon the resistance of wire and time up to which current is passed.